जय हिंद दोस्तों। आज हम आपसे बात करेंगे भारतीय संविधान और प्रस्तावना पर प्रमुख टिप्पणियों के संदर्भ में। जैसे ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा है, ठीक है, भारतीय संविधान के विषय में, या भारतीय संविधान के किसी हिस्से के विषय में। आइवर जेनिंग्स जी ने क्या कहा है, केसी वियर जी ने क्या कहा, अंबेडकर जी ने क्या कहा है। इसके बाद कि विभिन्न विद्वानों ने प्रस्तावना पर कैसी टिप्पणियां दी हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय संविधान और प्रस्तावना पर प्रमुख टिप्पणियां। ठीक है, अगर हम सबसे पहले ग्रेनविल ऑस्टिन जी की बात करें, ग्रेनविल ऑस्टिन जी की बात करें, तो ये क्या है, सीए का मतलब यहाँ पे है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। ठीक है, तो ग्रेनविल ऑस्टिन कहते हैं संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस क्या थी, भारत थी। ठीक है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी। यहाँ पे फिर दूसरी बार ग्रेनविल ऑस्टिन कहते हैं कि संविधान सभा एक दलीय निकाय थी। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि उस समय संविधान सभा में कांग्रेस के सदस्यों का बहुमत था। ठीक है, फिर आगे ग्रेनविल ऑस्टिन जी कहते हैं कि भारतीय संघवाद सहकारी संघवाद है। भारतीय संघवाद क्या है, सहकारी संघवाद है। ठीक है, ग्रेनविल ऑस्टिन जी डीपीएसपी को राज्य की आत्मा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ग्रेनविल ऑस्टिन जी राज्य की आत्मा किसको कहते हैं, डीपीएसपी को कहते हैं। और ग्रेनविल ऑस्टिन भारतीय संविधान को सामाजिक दस्तावेज कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें तमाम भारतीय परंपराओं को भी आधार बनाया गया है। ठीक है, नियमों को इस प्रकार से, विधियों को इस प्रकार से, या संविधान में प्रावधानों को इस प्रकार से रखा गया है कि भारत की जो प्राचीन परंपरा है, ठीक है, वह भी उसका इसेंस भी हमारे संविधान में रहे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हम आइवर जेनिंग्स के बारे में बात करेंगे कि आइवर जेनिंग्स जी ने भारतीय संविधान के बारे में क्या कहा है, या संविधान के किसी हिस्से के बारे में क्या कहा है। ठीक है, आइवर जेनिंग्स जी भारतीय संविधान को सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत संविधान कहते हैं। ठीक है, ये जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर ले, तुरंत यहाँ पे वीडियो बनाने के बाद वहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ठीक है, आइवर जेनिंग्स फिर दूसरी बार कहते हैं भारतीय संविधान को कि यह वकीलों का स्वर्ग है। क्यों स्वर्ग है, क्योंकि चूंकि संविधान सभा में जितने भी लोग थे उसमें अधिकांश व्यक्ति क्या थे, एडवोकेट थे, वकील थे, उनको विधिक भाषा की जानकारी थी। ठीक है, तो उन्होंने चूंकि जो जिस व्यवसाय में रहता है उस व्यवसाय में वो ढल जाता है और उनकी शैली, उनकी भाषाई शैली विधिक हो गई है। ठीक है, इसलिए यह सामान्य समझ वालों को आसानी से समझ में नहीं आता, इसलिए यह वकीलों का स्वर्ग हो गया है। ठीक है, भारतीय संविधान आवश्यकता से अधिक कठोर है। ठीक है, ये आलोचना करते हैं कि आवश्यकता से अधिक कठोर है। केंद्रीयकरण की सशक्त प्रवृत्ति वाला संघ है। केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति वाला संघ है, मतलब संघ तो है भारतीय संविधान, संघ तो है, भारतीय संविधान का प्रारूप संघीय तो है, लेकिन कई प्रावधानों में वह केंद्रीकरण की ओर झुक जाता है, केंद्र की ओर झुक जाता है। ठीक है, जैसे आपातकाल जैसी परिस्थितियां हो गई, ठीक है, नागरिकता हो गई, ऐसी जो परिस्थितियां हैं वो केंद्रीकरण की ओर इसको ले जाती हैं। ठीक है, केंद्राभिमुख संविधान है, दूसरी भाषा में कहें तो केंद्राभिमुख संविधान है, केंद्र की ओर अभिमुख किया हुआ है। ठीक है, झुका हुआ है। विस्तृत संविधान एक दुर्गुण है। ठीक है, भले सबसे बड़ा संविधान है लेकिन यह क्या है, यह इसका दुर्गुण है, यह इस संविधान का दुर्गुण है। तो यह कई, ये जो है, ये इतने हिस्से जो है यह संविधान की आलोचना से संबंधित है। ठीक है, इसमें से केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति वाला संघ अगर निकाल दिया जाए तो बाकी की ये 4-5 पॉइंट जो है ये भारतीय संविधान की आलोचना से संबंधित है। तो आइवर जेनिंग्स भारतीय संविधान की आलोचना भी करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं केसी वियर ने क्या कहा है। केसी वियर कहते हैं कि भारतीय संविधान क्या है, कठोर और नम्य के मध्य अच्छा संतुलन है। क्या है, भारतीय संविधान कठोर और नम्य के मध्य अच्छा संतुलन है। अर्ध संघीय संविधान है, अर्ध संघीय संविधान है। केसी वियर जी कहते हैं परिसंघीय कल्प है। क्या है, परिसंघीय कल्प है और एकात्मकता की भावना में संघ है। ठीक है, याद रखिएगा क्या क्या कहा है, एकात्मकता की भावना में संघ है, परिसंघीय कल्प है, अर्ध संघीय संविधान है, कठोर और नम्य के मध्य अच्छा संतुलन है। ठीक है, अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान के विषय में क्या कहा है। ठीक है, संविधान संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। क्या कहा है, संविधान संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। अगर डीपीएसपी के बारे में बात करें तो इनका कहना है कि डीपीएसपी का जो उद्देश्य है
वह आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। क्या है? डीपीएसपी का उद्देश्य आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। ठीक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा है। आर्टिकल 32 को ये कहते हैं, ये आर्टिकल 32 को कहते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? संविधान की आत्मा है। देखिए दो चीज है, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि संविधान की आत्मा क्या है, अगर उस प्रश्न में ये रहे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 होगा। लेकिन बस केवल यह पूछे कि संविधान की आत्मा क्या है और उसमें भीमराव अंबेडकर जी का नाम मेंशन न किया हो, तो आपको क्या लगाना है? प्रस्तावना लगाना है। क्या लगाना है? प्रियम्बल लगाना है। ठीक है, ठीक, चलिए आगे चलते हैं। भीमराव अंबेडकर जी आगे कहते हैं कि संविधान क्या है? परिसंघीय है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब आते हैं प्रस्तावना पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां। ठीक है, प्रस्तावना पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां। तो सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी हम ठाकुरदास भार्गव जी की लेते हैं। ठीक है, ठाकुरदास भार्गव जी की लेते हैं, ये संविधान सभा के सदस्य थे। ये कहते हैं कि प्रस्तावना क्या है? संविधान की आत्मा है। हम प्रस्तावना के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कहते हैं प्रस्तावना संविधान की आत्मा है और संविधान की कुंजी है। ठीक है, कुंजी मतलब क्यों? क्योंकि संविधान के अन्य प्रारूप जो हैं, जो संविधान के जो अन्य प्रावधान हैं, उनका अगर अर्थ न समझ में आए तो हम लोग प्रस्तावना का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और यह इसी इसेंस के कारण संविधान क्या है, प्रस्तावना क्या है? संविधान की आत्मा है। ठीक है, यह संविधान का आभूषण है। प्रस्तावना क्या है? संविधान का आभूषण है और संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। ठीक है, ये ठाकुरदास भार्गव जी कहते हैं। अब एन पालकी वाला क्या कहते हैं? एन पालकी वाला कहते हैं प्रस्तावना को कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। ठीक है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर कहते हैं प्रस्तावना संविधान के दीर्घकालिक स्वप्नों का विचार है। क्या है? दीर्घकालिक स्वप्नों का विचार है। कौन कहता है? कृष्णा स्वामी अय्यर कहते हैं, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर कहते हैं। के एम मुंशी जी क्या कहते हैं? के एम मुंशी जी कहते हैं कि प्रस्तावना राजनीतिक जन्मपत्री है। प्रस्तावना क्या है? राजनीतिक जन्मपत्री है। और एम हिदायतुल्ला जी क्या कहते हैं? एम हिदायतुल्ला जी कहते हैं संविधान का मूल आत्मा है। प्रस्तावना संविधान का मूल आत्मा है। अब यहाँ पे अगर ध्यान देना है, संविधान का आत्मा प्रस्तावना है, अगर ऐसा कथन रहे तो ये कहेंगे ठाकुरदास भार्गव जी। ठीक है, ठाकुरदास भार्गव जी कहेंगे। लेकिन अगर आ जाए कि संविधान का मूल आत्मा, ठीक है, मूल शब्द जुड़ जाए तो एम हिदायतुल्ला जी हो जाएंगे। ठीक है, अब अर्नेस्ट बारकर कहते हैं भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में कि यह संविधान का कुंजी नोट है। कुंजी की जानते हैं ना, की, तो किसी भी प्रावधान को अच्छे से समझने के लिए जो प्रस्तावना है वह एक कुंजी की तरह कार्य करेगा। ठीक है, तो इसीलिए अर्नेस्ट बारकर कहते हैं कि संविधान का कुंजी नोट है प्रस्तावना। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, अन्य महत्वपूर्ण विचारकों की टिप्पणियां देख लेते हैं। देखिए ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि यहाँ पे आपसे, इस टॉपिक से आपसे प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता रहा है। ठीक है, कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता ही है। ठीक है, सुभाष कश्यप जी कहते हैं कि संविधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। ठीक है, संविधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, और प्रस्तावना अगर आधारशिला है, ठीक है, तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। दुर्गादास बसु जी कहते हैं, आचार्य डी बसु कहते हैं कि संविधान न शुद्धतः परिसंघीय है और न ही शुद्धतः ऐकिक है। क्या कहते हैं? संविधान न शुद्धतः परिसंघीय है न ही शुद्धतः ऐकिक। ठीक है, अब लॉर्ड विस्काउंट क्या कहते हैं? लॉर्ड विस्काउंट कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सीए का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, ठीक है, कहते हैं हिंदुओं का निकाय है। ठीक है, हिंदुओं का निकाय, क्योंकि हिंदू मतावलंबी जो सदस्य थे उनकी संख्या अधिक थी। ठीक है, संविधान सभा में। और पहली बात, दूसरी बात कि अधिक होने का कारण यह है कि जब विभाजन हो गया, ठीक है, तो अधिकांश मुस्लिम सदस्य, सभी नहीं गए लेकिन अधिकांश जो पाकिस्तान की ओर चले गए, तो जो बच गए वो उनकी संख्या बहुत ही कम थी। इसलिए लॉर्ड विस्काउंट संविधान सभा की आलोचना करते हुए कहते हैं कि संविधान सभा क्या है? हिंदुओं का निकाय है। ठीक है, इसी तरीके से विंस्टन चर्चिल क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
केवल एक बड़े समुदाय, ठीक है, हिंदू का प्रतिनिधित्व करता है। यह ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजिंग है। हिंदुओं का निकाय है, लॉर्ड विस्काउंट कहते हैं, और चर्चिल कहते हैं एक बड़े समुदाय, ब्रैकेट में आपको हिंदू दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है, ये भी हो सकता है, का प्रतिनिधित्व कर सकता है, ठीक है। निराजुद्दीन अहमद कहते हैं प्रारूप समिति को अपवहन समिति कहते हैं। प्रारूप समिति को निराजुद्दीन अहमद अपवहन समिति कहते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। और अपवहन समिति क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है, देखिए क्या कहते हैं ये तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन ये अच्छे से इसलिए आपको समझ में आ पाएगा, इस आधार पे समझ में आ पाएगा कि जो भी चीज कहा गया है उसके पीछे का कारण क्या है ऐसा कहने का। तो चूंकि कई देशों की संविधानों का अध्ययन कर रहा था ये प्रारूप समिति, कई बार प्रावधान बदले गए, जो है कि उनमें परिवर्तन आए, कई बार पुनर्लेखन उनका किया गया, उनमें संशोधन किया गया, तो इससे क्या हुआ, समय, टाइम और मनी, धन का बहुत अधिक खर्च हुआ, ठीक है। तो इसी की आलोचना करते हुए इसी संदर्भ में निराजुद्दीन अहमद कहते हैं कि जो प्रारूप समिति है वह अपवहन समिति है, ठीक है। अब बात करते हैं मॉरिस जोन्स की। मॉरिस जोन्स भारतीय संविधान को बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहते हैं, उधार का लिया हुआ संघवाद, ठीक है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हमारी आज की श्रृंखला समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब अस, ठीक है। और हमारा ये जो चैनल है, ये जो हैंडल है जीएस एडू स्पेस, वह टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी जगह है। आप हमसे इसको सर्च करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, और मैं ये पीडीएफ जो है अभी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। थैंक यू।